हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फूड पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आप नॉलेज फूड चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है और सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, किसी सब्जेक्ट का 2 चैप्टर समाप्त भी हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए और वीडियो को देखिए। 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का हमारा पहला अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उनके 4 या 5 लेक्चर हुए थे, उन सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 को, और चैप्टर 2 हमारा है राज्य एवं राष्ट्र की आय, और इसका भी आज तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज के कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति या फिर प्रति व्यक्ति आय इतना नीचे क्यों है। हमने कल के वीडियो में इनको समझा था। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा उसी को और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर देखिए, किसी भी व्यक्ति का उच्च प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों का कैसे होगा, तो अगर वह व्यक्ति उस देश में अधिक बचत कर रहा है तो अधिक अगर बचत करेगा तो 100% उसका अधिक विनियोग भी होगा। अगर किसी भी व्यक्ति का अधिक विनियोग होगा तो 100% वह उच्च पूंजी निर्माण करेगा, और उच्च पूंजी अगर वह निर्माण करेगा तो 100% उस देश के सभी व्यक्ति का या फिर उस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय औरों से ज़्यादा होगा या किसी दूसरे देश से ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से अगर किसी भी देश में वहाँ के प्रति व्यक्ति आय अगर उस देश का बहुत ही कम है प्रति व्यक्ति आय, या किसी के घर का या फिर आपका ही, तो उसका वजह क्या होगा, तो आप बहुत ही कम बचत करते होंगे, निम्न बचत करते होंगे। अगर आप निम्न बचत कीजिएगा तो निम्न विनियोग होगा आपके पास। अगर निम्न विनियोग होगा तो आप बहुत ही कम पूंजी का निर्माण कर सकते हैं, और अगर कम पूंजी का निर्माण कीजिएगा तो आपका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम होगा। या किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, तो आप बोलोगे कम होगा। तो ये हमारा पिछले अध्याय का ही था, यानी जो हम बिहार की स्पेशली आय को देख रहे थे उन्हीं का यह था। तो आज के वीडियो में आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिहार में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है किसका, तो आप बोलोगे पटना जिला का। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस जिले का है, तो पटना जिले का है। और सबसे कम किसका है, तो आप क्या बोलोगे, शिवहर जिले का है। किसका है, शिवहर जिले का। बिहार में प्रति व्यक्ति है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर का, और सबसे ज़्यादा किसका है, तो पटना का है। ठीक है, तो हमने राज्य की आय को समझ लिया। आज की वीडियो में हम समझेंगे राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को। क्या समझने वाले हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर पार्टिकुलर रूप से सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे सभी देशों में। जो फॉर्मूला हमारे देश में है वही फॉर्मूला लगभग सभी देशों में भी लागू होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, किसी देश का आर्थिक विकास, किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी देश कितना ज़्यादा विकास करेगा यह डिपेंड करता है कि उस देश के नागरिक का, उस देश में रह रहे लोगों का प्रति व्यक्ति आय किस स्तर का है। अगर वहाँ के उस देश के अगर लोगों के पास रोजगार है, अगर वहाँ पर बेरोजगारों की संख्या कम है, यानी रोजगार सभी के पास है, तो वो लोग ज़्यादा पूंजी निर्माण करेंगे, और पूंजी निर्माण ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा विनियोग भी करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो 100% उस देश का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा। तो अगर प्रति व्यक्ति आय किसी देश का ज़्यादा है तो हम उस देश को कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास बढ़िया हो रहा है और वह देश विकसित देश है। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय
अगर कम है, प्रति व्यक्ति अगर कम है तो राष्ट्रीय आय भी कम होगा और हम बोलेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास भी कम हो रहा है और वह देश विकसित नहीं बल्कि विकासशील है। मैंने दूसरा यहाँ पे हेडिंग दिया है, आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन क्या है, सबसे बढ़िया साधन तो राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय से बढ़िया कोई भी साधन नहीं हो सकता है किसी भी देश के आर्थिक विकास को नापने का, आर्थिक प्रगति को मापने का। हम किसी भी देश को, कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे किसी देश को विकसित या विकासशील का दर्जा दे देती है, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, उस देश का पहले प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे। प्रति व्यक्ति आय से ही एक आंकड़ा निकल जाता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय क्या है, और राष्ट्रीय आय ही यह बता देता है कि वह देश प्रगति कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हम अब जब यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो हम पहले राष्ट्रीय आय को समझने का प्रयास करते हैं। तो भरवली बताने से अच्छा है कि मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर उनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रीय आय ही वह सबसे सर्वोत्तम आधार है जिसके मदद से हम किसी भी देश के बारे में यह कह सकते हैं कि वह देश विकसित देश है या विकासशील देश है, या फिर वो देश प्रगति कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि आखिर राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी देश में, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है, पता लगाया जाता है किसके बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। तो अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उत्पादित वस्तुआं। उत्पादित हमारे यहाँ जैसे कई हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो हमारे यहाँ हर एक प्रकार के सामान का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। प्रत्येक दिन कई लाख सामान बना रहे हैं और उन सभी उत्पादित जो वस्तु होते हैं जैसे ये शर्ट, बोर्ड, लाइट, ये सब का सब, इन कई कॉस्टली सामान, छोटे से बड़े लेवल तक का सामान उत्पादन किया जाता है। तो उन सभी का कहीं ना कहीं कुछ तो मूल्य होगा। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उत्पादित वस्तुएं। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और किसका, सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, राष्ट्रीय आय को, या फिर यहीं पे आप बोलेगा कुल मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको ये सेवा समझ में आया? सेवा से तात्पर्य है जैसे हमारे किसी भी देश के डॉक्टर्स, टीचर्स, जो हमारे सैनिक हैं, ये लोग कुछ बनाते नहीं हैं लेकिन ये अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वो जो सेवा देते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं राष्ट्र को और उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है। उनका प्रति व्यक्ति आय, उनके घर में कुछ ना कुछ उनको उसके बदले में आय प्राप्त होता है। तो उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से वो रोजगार है, उनसे आय जनरेट हो रहा है। तो हम उसको भी किस में काउंट करेंगे, राष्ट्रीय आय में काउंट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। रटना नहीं है, आपको समझना है। किसी भी देश में एक वर्ष में या दिए गए वर्ष में उस देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, उनके बाद उस देश में सेवाओं के मूल्य को, सेवा के मूल्य का मतलब क्या हो गया, टीचर लोग वो अपनी सेवा दे रहे हैं, मानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स पेशेंट का मदद करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे देश की सेना वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उनके सेवा, तो ये दोनों चीज़ समझ में आया। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए इसका मैंने दूसरा डिफिनेशन दिया है, वो क्या है, एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को, यानी दिए हुए वर्ष में या एक वर्ष में उस देश ने जितना अर्जित किया, उनको जहाँ से पैसा आया, विदेशों से उस देश के नागरिक जो वहाँ काम कर रहे थे वहाँ का पैसा आया, फिर उस देश में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनको बेचा गया, उनका जो बेचा भी नहीं भी गया तो उनका जो कुल मूल्य है, जो जितने लोगों ने सेवा दिया, उन सभी के योग को उस देश ने एक्चुअल में
एक साल में जितना अर्जित किया, हम उन सभी को क्या बोलेंगे, उस देश का एक वर्ष का हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हो आप, श्रम एवं पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग से जो भौतिक मतलब यहाँ पे जिसका हम मूल्य के रूप में आंक सकते हैं, और अभौतिक जो अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन सेवा दे रहा होता है, कि कुल मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इनको समझिए, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, श्रम एवं पूंजी के सहयोग से। श्रम मतलब मेहनत, पूंजी रुपया पैसा, इनके सहयोग से जो हम उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, हमारे पास जो प्राकृतिक साधन है उनके सहयोग से, और हम उसमें मेहनत करके और हम पूंजी का निवेश करके भी जो हम भौतिक और अभौतिक, जिसको हम मूल्य में आंक सकते हैं और जिसको हम नहीं आंक सकते हैं, उनके कुल मूल्य को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसके अनुसार है, तो एक अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही अपने ज़माने के बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते थे। इसका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ही, इनके अनुसार ये परिभाषा एग्जैक्ट करेक्ट है। एक्चुअली में तीनों करेक्ट है, लेकिन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार ये परिभाषा है। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यह दीर्घ उत्तरीय में कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो, या लघु उत्तरीय में भी राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो, या फिर राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आपको इन तीनों में से दो आप लिख सकते हो, कोई भी दो उठा सकते हो। जैसे आप ये वाला डिफिनेशन दे दोगे या ये वाला डिफिनेशन दे दोगे, उसके नीचे आपको लिख देना है कि या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार ये वाला परिभाषा लिख दीजिएगा, तो 100% आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज राष्ट्रीय आय का तीनों डिफिनेशन, आपके दिमाग में तीनों डिफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला क्या था, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, एक देश एक वर्ष में, दिए हुए वर्ष में या एक वर्ष में जितना आय वो अर्जित करता है वो राष्ट्रीय आय है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, दिए हुए वर्ष में उस देश में श्रम एवं पूंजी के सहयोग से प्राकृतिक साधनों की सहायता से हम जो भी भौतिक या अभौतिक हम क्या करते हैं, भौतिक या अभौतिक जो हम बनाते हैं सामान, उनके कुल मूल्य को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो ये तीनों का तीनों ही राष्ट्रीय आय का ही परिभाषा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। हम अगली वीडियो में इनके अगले पार्ट को समझेंगे। हम आपको ऑलरेडी बोल दिए कि हमारे वीडियो का लेंथ 15 मिनट से अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं होगा, उनके आसपास होगा। तो आप वीडियो को आराम से कंसंट्रेट होकर देखिए, और यह मेरी गारंटी है, अगर आप कंसंट्रेट होकर देखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके दिमाग में पूरा एकदम सरल शब्दों में भर दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ और आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले आपके भाई बहन हैं उनके साथ, और आप अपने सोशल नेटवर्क पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पर भी आप अपने सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।